हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जीके का मॉक टेस्ट पेपर होगा, जो कि साथ ही लाइव क्लास होने वाली है। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्या साथी आप इन 80 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? क्या आप पूरी ईमानदारी के साथ एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो इसे आपको ये मालूम होने वाला है कि क्या हम इन 80 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यदि हाँ, तो समझिए आप सभी की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है। यदि साथी ये 65 क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं तो समझिए आप सभी को तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपके लिए तैयार किया गया है, मान के चलिए साथी आपके पूरे शिफ्ट में लगभग इन क्लास से तो 1819 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन साथी ना जो हर टॉपिक से आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं एमटीएस और हवलदार के लिए, तो सेम साथी उन्हीं टॉपिक से सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में होने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं साथी इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए? ये टेस्ट आपके लिए डू और डाई भी साबित हो सकता है, क्योंकि साथी 80 क्वेश्चन में से यदि आप 65 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो समझिए आप सभी को खुद मालूम हो जाएगा हमें तो भाई बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। ओके, तो भाई इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइए बहुत अच्छी तरीके से और इन 80 क्वेश्चन को तैयार भी करेंगे साथ में। ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लगातार एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ओके दोस्त, तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता? बताइए किस वर्ष में भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो याद रखिएगा साथी 1960 के। तो पहले का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल का नेता था? बताइए साथी इनमें से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल का नेता था? तो याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल जी थे। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है? बताइए साथी पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है? तो ओब्यूल होता है। ओब्यूल का मतलब मेरे दोस्त बीजांड। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है? बताइए साथी इनमें से कौन ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भीमसेन जोशी जी हैं। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए साथी भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1992 में स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए साथी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सर जी ये तो मुंबई शहर की है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? तो मेरे दोस्त किस राज्य में फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूदान यज्ञ यानी भूदान आंदोलन के संस्थापक थे? बताइए साथी भारत में भूदान यज्ञ यानी भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। तो सर जी विनोबा भावे जी थे।
ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? बताइए, राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सर जी राज्य का मुख्यमंत्री करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित का उल्लेख है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बताइए साथी, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है? तो किस अनुच्छेद में यह वर्णन है? तो सर जी अनुच्छेद 37 में है। बी ऑप्शन क्या बनेगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी? बताइए दोस्त, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? सिंपल सा, तो सर जी मेगास्थनीज है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताइए दोस्त, 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो याद रखिएगा कुतुब मीनार है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका हैं? बताइए साथी, यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका हैं? तो सर जी द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारलिस के लेखक हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में स्कोर करेंगे। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो मेरे दोस्त लगातार क्लास आ रही है, आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है। केवल 1 महीना आप सभी के पास टाइम बाकी है, तो आई जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। 3 क्लास डेली ले लीजिए अच्छे से, तीनों क्लास के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं वादा करता हूँ साथी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। ओके, आज आपका 15 अगस्त है और आज एक दिन हम कह रहे हैं और आपका एग्जाम साथी 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो साथी नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना जरूरी है। ओके, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की? बताइए, किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की थी? तो ऐसा भाई आर्य समाज लोगों ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? बताइए, हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो साथी याद रखिएगा बीगा बेगम के द्वारा। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें? बताइए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें? तो सर ये तो अनुच्छेद 51A में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सर जी पुष्यगुप्त ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है? तो साथी याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष पार्टिसिपेट किया था, यानी भाग लिया था? वो भी साथी पैरालंपिक खेलों में। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1968 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। पाटलिपुत्र भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है?
बताइए पाटलिपुत्र भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? तो सर जी हिमालय पर्वत है। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की शैलों से संरक्षित होते हैं? बताइए साथी, जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की शैलों से संरक्षित होते हैं? तो साथी याद रखिएगा औषधि शैलें। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइए मेरे दोस्त फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो सर जी कतर देश ने की थी। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? तो सर जी अनुच्छेद 76 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला ये किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा महाराजा भाग्यचंद्र के द्वारा। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? बताइए किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा बिलासिनी नाट्यम को। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताइए दोस्त रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु का प्राथमिक काम क्या होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आधार होता है। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो सर जी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता तो काफ़ी अलग है और केवल सिंगल ऐसा भारत क्या विशेषता है जो कि एकल नागरिकता का प्रावधान देता है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में लू की परिघटना देखी जा सकती है? तो मेरे दोस्त किस राज्य में लू की परिघटना? लू तो जानते भाई गर्मी के समय में राजस्थान में बहुत तेजी से चलती है। ओके ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब स्टार्ट किया गया था? किस वर्ष में? तो सर जी नवंबर 1930 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बताइए भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो सर जी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ था? बताइए साथी भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ था? तो सर जी एथेंस जो 2004 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के परिवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था? बताइए साथी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के परिवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था? तो सर जी भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिवर्तन के साथ। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कल्लड़ द्वारा किस भाषा में रचा गया था? बताइए साथी कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कल्लड़ द्वारा किस भाषा में रचा गया था? बताइए। तो भाई याद रखिएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए साथी, गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा में कौन सा डांस किया जाता है? तो सर जी फुगड़ी, ऑप्शन सी फुगड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा कब शुरू हुई? तो भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव इसका आधिकारिक यात्रा कब स्टार्ट हुई बताइए? तो साथ ही याद रखिएगा 14 अप्रैल 2021 से। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा साथी, ये महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। तो आप सभी से क्या पूछा? आजाद का अमृत महोत्सव। एक सेकंड साथी, सॉरी ये 14 अप्रैल 2021 नहीं होगा साथी, 2021 तो ठीक है, लेकिन साथी 12 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ था। ओके, याद रखिएगा साथी, आज़ादी के जो अमृत महोत्सव इसकी आधिकारिक यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 2021 को, यही बात याद रखिएगा। ओके, ये गलती से हो गया, सॉरी भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। ललिता जे राव निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बताइए साथी, ललिता जे राव किस घराने से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आगरा घराना से। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? बताइए साथी, किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? तो सर जी ये तो रविशंकर जी की है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान अपने घर यानी चीन की वापस यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बताइए मेरे दोस्त, जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान था वो अपने घर यानी चीन की वापस यात्रा कहाँ से शुरू की? तो भाई याद रखिएगा बंगाल से की थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में है? तो सर जी ये तो आपका झारखंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और मान्यता वेम्पति चिन्ना सत्यम को नहीं मिली थी? बताइए साथी, कौन सा पुरस्कार और मान्यता वेम्पति चिन्ना सत्यम को नहीं मिली थी? तो मेरे दोस्त पद्मश्री नहीं मिली थी, कालिदास सम्मान मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये भी मिला था, और मानद डॉक्टरेट भी मिला था, लेकिन मेरे दोस्त पद्मश्री नहीं मिला था। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता है? बताइए साथी, कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ललित कला अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। अंडाल सुप्रसिद्ध महिला किन संतों में से एक थी? बताइए, अंडाल सुप्रसिद्ध महिला ये किन संतों में से एक थी? तो भाई याद रखिएगा अलवर संतों में से एक थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। अफगानिस्तान में अशोक की शिलालेख अरामाइक और ये किन लिपियों में लिखे गए हैं? बताइए साथी, अफगानिस्तान में अशोक की शिलालेख अरामाइक और किन लिपियों में लिखे गए हैं? तो भाई याद रखिएगा ग्रीक लिपियों में लिखा गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। तो साथी आप जानते हैं MTS हवलदार एग्जाम 2025 में इस बार आप सभी को 90 क्वेश्चन मिलेंगे और इन 90 क्वेश्चन को हल करने के लिए 90 मिनट का समय रहने वाले हैं। और मेरे दोस्त एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये बात याद रखिएगा, यानी 270 नंबर का आप सभी का टेस्ट होगा। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन साथी नेगेटिव मार्किंग केवल आप सभी का जीके के पोर्शन में होगा और साथ ही इंग्लिश के पोर्शन में होगा। तो आप जानते हैं साथी मेन आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, रिजल्ट आता है, वो जीके और इंग्लिश से ही आता है। वैसे तो पेपर में साथी मैथ प्लस रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। 20 मैथ का आता है,
रीजनिंग 20 क्वेश्चन आता है। इसमें बस आपको पास करना रहता है। 40 क्वेश्चन में से यदि आप 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो साथ ही आप इसे पास कर ले जाते हैं। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है। 45 मिनट का समय रहेगा, ये बात याद रखिएगा। 45 मिनट के बाद ही साथ ही आपका सेकेंड सेक्शन खुलेगा, यानी जो आपका मेन जीके और इंग्लिश का पोर्शन रहने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? बताइए, पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो भाई याद रखिएगा बैगा से। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित होता है? बताइए साथी, परमाणु क्रमांक 59 वाला जो तत्व है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित होता है? एस पी डी एफ, यही आपके 4 ब्लॉक होते हैं। जो 59 वाला तत्व होता है ये साथी आपका एफ ब्लॉक में है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। मैग्नोलिया और लॉरेज के पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताइए साथी, मैग्नोलिया और लॉरेज के पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो साथी याद रखिएगा पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फसल ऋतु नहीं है? तो साथी भारत में फसल ऋतु नहीं है, ये सवाल पूछा है। पहले हम चेक करेंगे कि हमें मालूम है कि भारत में कौन कौन सी फसलें होती हैं। जैसे साथी रबी बहुत अच्छी तरीके से होता है भाई हमारे देश में। उसका खरीफ बहुत अच्छी तरीके से, जायद भी होता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फैंग तो भाई नहीं होता है। तो यही आपका भारत में एक फसल ऋतु नहीं है, फैंग। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात यानी 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे अधिक है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सर जी ये सबसे अधिक है मिजोरम राज्य में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए साथी, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथी याद रखिएगा सीएम साहब होते हैं, मुख्यमंत्री जी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? बताइए साथी, लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? तो सर जी स्टार्ट किया था कारखाना अधिनियम। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, कितने बिलियन थी? बताइए साथी। देखिए पंचवर्षीय योजना जनगणना के जो सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे, कम से कम मान के चलिए 3 से 4 सवाल आपकी एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ओके, बताइए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितने बिलियन है? तो साथ ही याद रखिएगा 1.21 बिलियन। ऑप्शन भी यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। पुरी की रथ यात्रा का उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? बताइए साथी, पुरी की रथ यात्रा का उत्सव किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ जी के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। राजस्व खातों यानी रेवेन्यू अकाउंट में किससे संबंधित मद शामिल होते हैं? बताइए, राजस्व खातों में किससे संबंधित मद शामिल होते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा आपका अगले वित्तीय वर्ष से, पिछले वित्तीय वर्ष से, चालू वित्तीय वर्ष से। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सो चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से कौन लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक है? बताइए साथी, इनमें से कौन लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं? तो साथ ही याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो साथी याद रखिएगा हिंदू धर्म है। ऑप्शन है यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 को। नरौरा ये कौन सा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नरौरा ताप है कि प्राकृतिक गैस है कि पवन की परमाणु? तो सर जी नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि यूपी में स्थित है। इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। प्लासी के युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए साथी, प्लासी के युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सर जी 1757 में। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 58 को। भूजल यानी ग्राउंड वाटर जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूजल परत का शीर्ष स्तर क्या कहलाता है? बताइए साथी, भूजल जो कि आपका ग्राउंड वाटर जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, भूजल परत का शीर्ष स्तर क्या कहलाता है? तो साथी याद रखिएगा भौम जल स्तर कहलाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? बताइए साथी, सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? तो भाई याद रखिएगा पंडित राम नारायण नारायण को। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? बताइए साथी, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? तो सर जी अनुच्छेद 51 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? तो सर जी ये तो भाग 11 में है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो सर जी ये तो स्थित है बाड़मेर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन कहाँ सक्रिय हुआ था, यानी किस राज्य में? बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन कहाँ पर साथी बिल्कुल सक्रिय हुआ था? तो सर जी ये महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि साथी जानते हैं समय बहुत कम है, तो इसलिए हम बिल्कुल ही बातें नहीं करें, केवल हम क्वेश्चनों पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको भी साथी हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है। ऐसा नहीं कि साथी हम बस क्लास ही कर रहे हैं और आप एक क्वेश्चन तैयार नहीं करें, ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप ऐसा कीजिएगा, जो भी क्लास देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन उसी में तैयार करेंगे, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े वो क्लास। ऐसे आप सभी का माइंड सेट होना चाहिए हर एक क्लास के लिए। ओके दोस्त देखिए वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हैं? तो सर जी ये आपका कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश का है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा किस वर्ष में पुनः खोजा गया था? सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा किस वर्ष में पुनः खोजा गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1818 में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। बिंदुसार मौर्य सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? बताइए मेरे दोस्त, बिंदुसार मौर्य सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? तो सर जी 297 ईसा पूर्व में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67 को। एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए मेरे दोस्त, एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो सर जी उन्हें मिला था आपका कर्नाटक संगीत के लिए। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया था? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया था? तो साथी याद रखिएगा टोटल पुदुचेरी में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। कई जैविक प्रक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। पाचन एंजाइम कोशिका के किस भाग में मौजूद होते हैं? बताइए साथी, पाचन एंजाइम होते हैं वो कोशिका के किस भाग में मौजूद होते हैं? तो साथी याद रखिएगा लाइसोसोम में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? बताइए साथी, 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बिंदुसार। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताइए साथी, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72 को। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तीजन बाई किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो साथी याद रखिएगा पंडवानी से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है? तो सर जी केरल है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 74 को। 2 जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? बताइए साथी, 2 जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? तो साथी याद रखिएगा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75 को। अपघटकों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को सरल यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या है? बताइए साथी, अपघटकों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को सरल यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो साथी याद रखिएगा अपघटन है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 76 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में जॉन बिल मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, किस राज्य में जॉन बिल मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है? तो भाई याद रखिए असम राज्य में। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77 को। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? बताइए दोस्त, भारत के किस शहर में पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? सर जी मुंबई शहर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। जब 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तब निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था? बताइए साथी, जब 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तब कौन दिल्ली का सुल्तान था? तो भाई याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को। राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? तो भाई याद रखिएगा विधानसभा को माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए लास्ट 80 क्वेश्चन आज के इस टेस्ट का हल करेंगे आप लोग। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? बताइए साथी,
जो आपका यूटी प्रदेश है पुदुचेरी, ये किस नदी बेसिन में स्थित है? तो सर ये तो कावेरी में स्थित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए कि आज के इस टेस्ट में आप सभी का कितना स्कोर रहा? 240 नंबर में से आप सभी का कितना नंबर आया, वो भी साथी 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के साथ है। बताइए कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा भाई आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद हुआ होगा। सारे क्वेश्चन 80 आपको तैयार हो चुका होगा। दोबारा आप साथी इस क्लास को देखने की जरूरत नहीं है, इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ से साथी आप डाउनलोड करके एक नज़र दौड़ा लीजिएगा, पूरा आपको 80 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है भाई, जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, और लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक और क्लास के साथ दोपहर में 12:35 पे। तो आप जरूर जुड़िएगा, और कोई आपको डाउट है तो साथी कमेंट में जरूर बताइएगा। समय कम है, तैयारी लगातार रखिए साथी, अपनी तैयारी हम लोग साथ में करें और भी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, और आपका दिन मंगलमय हो।